हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम एसएससी के लिए इतिहास की 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, उसका आज ये पार्ट 6 है। इससे पहले ऑलरेडी 5 पार्ट हो चुकी हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम मौर्य काल से संबंधित अभी तक एसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो ऑफलाइन परीक्षा में हो और चाहे वो ऑनलाइन परीक्षा में हो, सभी प्रश्न को एक ही क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग क्लास को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले अभी आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न एसएससी में मौर्य काल से पूछे गए हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 18 तक जितने भी मौर्य काल से प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी में, उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहले उनको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। आपसे पूछा जा रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कब पैदा हुए थे, तो आप लोग आंसर देंगे 340 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था। आपसे पूछा जा रहा है जो चंद्रगुप्त था वह किस वंश का शासक था। उसका जो शासन पीरियड था वह 322 से 298 ईसा पूर्व। तो आप लोग आंसर देंगे मौर्य वंश का। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। आप लोगों से पूछा जा रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसके प्रबल अनुयायी थे, तो आप लोग आंसर देंगे जैन धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिंदुसार किसका पुत्र था। आपसे पूछा जा रहा है जो बिंदुसार था वह किसका पुत्र था, तो आप लोग वहां पर भी आंसर देंगे क्या, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक महान जिसका समय था 273 से 300 यानी 232 क्या 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था, तो आप लोग आंसर देंगे मौर्य वंश। नेक्स्ट, अशोक किस राजवंश के राजा थे। आपसे पूछा जा रहा है जो अशोक थे वो किस राजवंश के राजा थे, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि मौर्य वंश के राजा थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलिंग का युद्ध वर्ष डैश में हुआ था। आपसे लोगों से पूछा जा रहा है जो कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ था, तो आप आंसर देंगे कि 261 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था। आपसे पूछा जा रहा है जो अर्थशास्त्र है उसको किसने लिखा था, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। यह एक राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता था। आपसे पूछा गया प्रश्न है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग आंसर देंगे कौटिल्य। अगला प्रश्न, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला डैश में पाई जाती है। क्या चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला डैश में पाई जाती है, तो आप लोग आंसर बताएंगे क्या, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था। आपसे पूछा जा रहा है जो सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था, तो वहां पर भी आप आंसर देंगे क्या, मौर्य वंश ने। सांची के बौद्ध स्मारक डैश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सांची के बौद्ध स्मारक है वह कहाँ है, तो आप लोग आंसर देंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, तो आप लोग बताइए कि अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, तो वहां पर आंसर आपका होगा भाब्रू। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे। आपसे पूछा गया है एसएससी में कि जब सम्राट अशोक थे तो उनके समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था, तो आप लोग आंसर देंगे तिस। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था। आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का अधिकार था, तो आप लोग आंसर देंगे खान। जो खान था उस पर सिर्फ राज्य का अधिकार था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछा जा रहा है जो कौटिल्य या चाणक्य थे वो किसके प्रधानमंत्री थे, तो आप लोग आंसर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मौर्य वंश था उसके सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो आंसर होगा अशोक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। आपसे पूछा जा रहा है जो अशोक थे उनके अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे, तो आप लोग आंसर देंगे कि जो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो उन्हीं चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। चलते हैं आगे देखते हैं। आगे और पूछा गया है क्या, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था
जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था, आप लोग बताइए। तो आंसर होगा अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है, आपसे पूछा जा रहा है। जो सारनाथ का स्तंभ में चक्र है वे किसे इंगित करता है, तो आप लोग बताइए कि वो प्रगति को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो वास्तव में किस पदार्थ पर नक्काशित है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा कि वो सभी पत्थर पर बने हुए हैं, यानी पत्थर पर। मौर्य वंश के ऐसे शासक, आपसे पूछा जा रहा मौर्य वंश के ऐसे कौन शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तथा अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, अशोक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। आपसे ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो मौर्य वंश थी उसकी राजधानी कहाँ थी, तो आप लोग आंसर देंगे कि जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र, वहाँ पर मौर्य वंश की राजधानी थी। अब चलते हैं, देखते हैं ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 तक और ऑनलाइन परीक्षा 2017-18 में जो भी प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं तो उन सभी पर डिस्कशन करते हैं। और हमारा जो स्लोगन है आपकी के लिए एसएससी में क्या है कि अब की बार एसएससी पार, हर हाल में अब की बार आपको एसएससी क्लियर करना है, वहाँ कोई कोताही नहीं आपको बरती जाएगी पढ़ाई में। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और प्रश्न करिएगा क्या अब की बार एसएससी पार स्लोगन के साथ। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला, तो आप लोग आंसर बताइए। ये जो प्रश्न है एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला। तो आप लोग अगर इसका आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में क्या, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी जो व्याख्या है थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री, जिसका नाम था क्या, हेलेना या कार्नेलिया के विवाह में दहेज के रूप में एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेनेस्दाई, क्या, एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेनेस्दाई वे क्षेत्रों को दिया था। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। आपसे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। ये जो प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2014 का पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर डी जो श्रवणबेलगोला है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे क्योंकि ये एक बौद्ध भिक्षु बन गए थे। चलते हैं इसका आंसर देखते हैं, यानी सलूशन क्या है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने गुरु यानी कि अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी मैसूर, जो श्रवणबेलगोला है वो कर्नाटक के मैसूर में है, चले गए थे और यहीं उन्होंने काया कलेश द्वारा शरीर त्याग दिया था, जिसे जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। यानी अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया था, तो आपका आंसर होगा कि संलेखना विधि से। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका पुत्र कौन था, तो आप लोग आंसर बताइए। ये जो प्रश्न एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट 5 अगस्त 2017 की फर्स्ट पाली का पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग आशा करते हैं कि आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ए जो बिंदुसार था वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसकी जो व्याख्या है उससे पहले देखते हैं, फिर अगला प्रश्न। व्याख्या आप लोग देखिए। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो बिंदुसार है उन्हें और क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार ने इन्हें अमित्रोचेटस
के नाम से भी पुकारते हैं। आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि यूनानी इतिहासकार जो बिंदुसार को अमित्रोचेटस के नाम से भी पुकारते हैं, तो आप लोगों ने व्याख्या समझी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अब की आपसे पूछा जा रहा है कि जो बिंदुसार था उसका पुत्र कौन था, तो आप लोग बताइए। जो प्रश्न है SSC ऑनलाइन मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 18 सितंबर 2017 की फर्स्ट वाली का पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आप लोग आंसर दीजिए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो अशोक थे वो बिंदुसार के पुत्र थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था, वह बिंदुसार का पुत्र था, तो आप लोगों ने समझा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? आपसे पूछा जा रहा है जो बिंदुसार थे उनके समय अशांति कहाँ थी, तो आप लोग आंसर बताइए। ये जो प्रश्न है SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी में पूछा गया प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो आप लोग बताइए कि अशांति कहाँ थी बिंदुसार के समय। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उनके पुत्र बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उन्होंने अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहां विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता, तो आप लोगों ने समझा होगा इसकी व्याख्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो आप लोग बताइए। ये जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन है और SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 का पूछा गया प्रश्न है और अब तक बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसका आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, क्या प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया? आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, तो आप लोग बताइए कि किस घटना से आया। ये जो प्रश्न है SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व, तो आपका आंसर बिल्कुल से। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाया गया। आपसे यह भी पूछा जाता है कि भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति किस युद्ध के बाद अपनाया, तो आपको वहां भी आंसर देना है कलिंग युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? आप क्या निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था, तो आप लोग आंसर बताइए। जो प्रश्न SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजा अशोक, क्या मौर्य राजा अशोक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उन्हें देवानाम प्रियदर्शी, क्या देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की गुर्जरा नेत्तूर तथा उदय गोलम लेखों से उनका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन कहा गया है, तो आप लोगों ने समझा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था, तो आप लोग बताइए कि देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए बी यानी अशोक, क्या ऑप्शन नंबर बी अशोक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। ये जो प्रश्न SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। जो ऊपर वाले प्रश्न की व्याख्या थी सेम वही इसकी भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से
किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो आप लोग आंसर बताइए कि किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। जो प्रश्न है एसएससी ऑनलाइन CHSL टायर फर्स्ट 4 मार्च 2018 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही, यानी जो जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, यानी सभी के बारे में अशोक के शिलालेखों से जानकारी प्राप्त होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। कौन? नंबर 1 शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। 14 गुहालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। इनमें अशोककालीन विदेशी नीति यानी विदेश नीति, आंतरिक नीति और जीवन व्रत की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी। आपसे ये भी पूछा जाता है कि अशोक के कौन 2 जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी भाषा में लिखे गए, तो वहाँ को आपको आंसर देना है क्या सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है वो खरोष्ठी भाषा में लिखे गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका व्याख्या समझी होगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? आपसे पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो आप लोग बताइए कि किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को व्यक्त किया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 का पूछा गया प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर अगर दिया है ऑप्शन नंबर डी राक एडिक्ट 13। क्या राक एडिक्ट 13 यानी जो अशोक का अभिलेख था 13वें नंबर का, उसी से अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया जाता, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी उससे पहले व्याख्या देखते हैं क्या है। 13वें शिलालेख, क्या 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिलेख के 8वें वर्ष यानी अर्थात जो अशोक का यानी अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोगों ने अगर इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए क्या 261, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पूछा जा रहा है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो आप लोग बताइए कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। जो प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर बी शिलालेख यानी क्या शिलालेखों शिलाओं पर यानी 13वें राज्यादेश पर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसकी व्याख्या सेम ऊपर वाली ही है। नेक्स्ट प्रश्न, किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों पर उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? वही सेम प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या शिला राजदेश 13, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो आप लोग बताइए कि यूनानी राजदूत कौन था। ये जो प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक इंडिका है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं इसकी व्याख्या। मेगास्थनीज यूनानी यानी ग्रीक शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज और प्रशासन के बारे में लिखा है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुस्तक से मौर्यकालीन समाज और प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती, तो आप लोग आंसर देंगे क्या? इंडिका। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। मौर्य दरबार में ग्रीस यानी यूनान के राजदूत का क्या नाम था? आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य दरबार में ग्रीस यानी यूनान के राजदूत का क्या नाम था, तो आप लोग बताइए। सेम प्रश्न दूसरी एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, मेगास्थनीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है इंडिका किसने लिखी? आपसे पूछा जा रहा है जो इंडिका है वो किसने लिखी, तो आप लोग इसका भी आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज थे उन्हीं की पुस्तक का नाम इंडिका था। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? आपसे पूछा जा रहा है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो आप लोग आंसर बताइए कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। जो प्रश्न है एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी आप लोग पहले लाइक कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो धन्यवाद, आशा करते हैं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या। क्या सिंघली अनुश्रुतियों यानी दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उनके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। यानी आपको दो इसमें मत देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझें। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? आपसे पूछा जा रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था, तो आप लोग बताइए कि जो चाणक्य थे वो किस विद्या केंद्र से संबंधित थे। ये जो प्रश्न है एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए 2, यानी जो तक्षशिला है, विक्रमशिला नहीं तक्षशिला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मौर्य काल के समय शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो आप लोग बताइए। जो प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो तक्षशिला था वह मौर्य काल के समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला, यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ वर्तमान इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया। चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो चाणक्य थे, इजी वे में आपसे वही पूछा जा रहा है कि जो चाणक्य थे यानी जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा वह किसके समकालीन थे, तो आप लोग आंसर बताइए कि जो चाणक्य थे वह किसके समकालीन थे। अगर आपने इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? वही प्रश्न बार बार एसएससी बहुत सारे पेपर में पूछी है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो आप लोग इसका आंसर अगर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। ये प्रश्न एसएससी सीपीओ परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है, तो वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। अशोक के
शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? आपसे पूछा जा रहा है जो अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो आप लोग आंसर बताइए। जो प्रश्न है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, जो अशोक के शिलालेख है वो ब्राह्मी में खुदे हुए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख अरामाइक, आपसे ये भी पूछा जाए कौन तक्षशिला और लघमान अभिलेख अरामाइक लिपि में, सरेकुना अभिलेख अरामाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख ब्राह्मी में उत्कीर्ण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया, तो आप लोग आंसर बताइए। ये जो प्रश्न बहुत ही लाजवाब है और एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर डी, जो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, इन्होंने सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों या शिलालेखों को पढ़ा था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, जबकि सबसे पहले 1750 में टीफेन थेलर महोदय द्वारा, जिसे कहते टीपेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। जो ये खोजा गया है ये कौन सा दिल्ली मेरठ अभिलेख था? प्रसिद्ध इतिहासकार DR भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों की सहायता से ही अशोक के इतिहास लिखने में सहायता यानी क्या प्रयास किया। चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो आप लोग बताइए किसे शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ये जो प्रश्न है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं ग्रेड डी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी अशोक, जो अशोक थे उन्हीं को ही शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं इसका व्याख्या। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? आपसे पूछा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था, तो आप लोग सोच समझकर इसका आंसर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एसएससी ऑनलाइन CHSL टायर फर्स्ट 6 मार्च 2018 की फर्स्ट पाली का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग आंसर दीजिए। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर डी संघ के प्रति आस्था, इसका वर्णन धम्म में नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। धम्म में वर्णित है कि प्राणी पक्षियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भ्रातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। मौर्य वंश के शासक, क्या मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक था वह कौन था, तो आप लोग बताइए कि स्थानिक कौन था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया लाजवाब प्रश्न है ये, तो आप लोग आंसर दीजिए। थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए, जो स्थानिक था वह जिला प्रशासन था। क्या स्थानिक जिला प्रशासन था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासन होता था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एग्रोनोमोई, जो अगर आपसे अब की बार PCS जो UP PCS में पूछा गया प्रश्न है कि एग्रोनोमोई, तो आप लोगों को देना है कि नगर प्रमुख अधिकारी, क्या नगर प्रमुख अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। उसके अनुसार जिला का अधिकारी एग्रोनोमोई यानी वही एस्ट्रोनोमोई। अगर आपसे पूछा जाए क्या एस्ट्रोनोमोई, तो नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था मेगास्थनीज ने। अगर वहीं उनके अनुसार अगर पूछा जाए तो जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई और मेगास्थनीज के अनुसार एस्ट्रोनोमोई। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश
ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध राजवंश पर शासन किया, तो आप लोगों ने आंसर बताइए कि किसने मौर्यों के बाद मगध पर शासन किया, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी शुंग, यानी जो मौर्य के बाद शुंग राजवंश ने मगध की गद्दी पर शासन किया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक, आपसे यह भी पूछा जाता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो आप लोगों को आंसर देना है वैद्रथ। तो आपसे पूछा जाता है अंतिम मौर्य सम्राट वैद्रथ की हत्या किसने की, तो वहाँ पर हत्या उनके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में की और शुंग वंश की स्थापना की। चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वही प्रश्न आपसे पूछा गया। ये प्रश्न यूपी जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग बताइए। तो वहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, वैद्यरथ। जो वैद्यरथ हैं वे मौर्य वंश का अंतिम शासक थे। जो प्रश्न है एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 का फर्स्ट पाली का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आपने इसका सभी प्रश्न किए और बताइए कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुआ। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले अभी आप लोग क्लास को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने घर वाले और सगे संबंधियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।